एनेक्सेशन ऑफ मैसूर यानी कि मैसूर पर कब्जा, और इसी की बात हम लोगों ने पिछले कक्षा में की थी। यानी कि पिछले कक्षा में हम लोगों ने एनेक्सेशन ऑफ मैसूर की बात शुरू की थी और हम लोगों ने देखा था कि कैसे हैदर अली और ब्रिटिशर्स का कंसेप्ट इसमें आता है, इसमें मराठाज का भी कंसेप्ट आता है और इसमें हैदराबाद के सुल्तान का भी कंसेप्ट, निजाम का भी कंसेप्ट आता है। और हम लोगों ने ये सारी बातें करते हुए देखा था कि आखिर ये मैसूर जो है वो है कहां, और हम लोगों ने इंडिया बिटवीन 1772 और 1785 की भी बात की थी, जो पृष्ठ संख्या 18 से होते हुए पृष्ठ संख्या 19 तक जाता है। अब जब हम लोग पिछली क्लास को समाप्त कर रहे थे तो हम लोगों ने बोला था कि जब अगली क्लास में मिलेंगे तो हम लोग अलग अलग जो एंग्लो मैसूर वार हुआ था उसकी बात करेंगे, जो आप लोगों को आपके पाठ्यक्रम के अनुसार यानी कि पीएसबीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार अपने एसएसटी में क्लास 8 में पढ़ना है, चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत। जहां पर अब हम लोग आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, यानी कि पहला जो एंग्लो मैसूर वार हुआ ये कब से कब हुआ, इसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या निष्कर्ष निकलती है, ये सारी चीजों की बात अब हम लोग करेंगे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार में, जो कि वर्ष 1767 से लेकर 1769 के बीच में हुआ। यानी कि 67, 68, 69 ये 3 वर्ष जो है ये फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार को लेकर चलता है। तो अब हम लोग सबसे पहले आते हैं फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार पर। यहां पर कहा जा रहा है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार 1767 टू 1769, हैदर अली वाज अ ब्रेव एंड डिप्लोमेटिक रूलर। हैदर अली जो था एक साहसी और एक कूटनीतिक तौर पर एक सक्षम शासक था। इन 1767 when the alliance forces waged war against him, he decided to beat the British, making peace with the Maratha and alluring the Nizam with territorial gain, and together with the Nizam attacked Arcot। अब यहां पर क्या हुआ, हम लोगों ने पिछली कक्षा में देखा था कि हैदर अली से हिंदू शासक जो मराठा क्षेत्र के थे वो जलते थे, और जो निजाम था हैदराबाद का, जो मुस्लिम शासक था हैदराबाद का, वो जलता था। और ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिशर्स को लगा कि हम इन दोनों को साथ में ले लेंगे तो हम मैसूर पर युद्ध करेंगे, मैसूर से युद्ध करेंगे, मैसूर पर आक्रमण करेंगे और हैदर अली को हराकर अपना मैसूर भी कब्जे में हो जाएगा। तो इस रणनीति के अनुसार ब्रिटिशर्स, मराठाज और हैदराबाद का निजाम ये सब आपस में मिलकर एक टीम होकर हैदर अली के खिलाफ यानी कि मैसूर के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन हैदर अली भी बहुत चालाक होता है, वो मराठा को और हैदराबाद के निजाम को अपने पक्ष में करने का कूटनीतिक चाल चलता है, जिसमें वो कहता है कि तुम हमारे साथ आओ, हम तुमको ये फायदा देंगे। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मराठा और जो हैदराबाद का निजाम है वो इसके पक्ष में जाता हुआ दिखता है, यानी कि हैदर अली के पक्ष में। वही कह रहा है कि इन 1767 1767 में जब वेन द अलायंस फोर्स वेज्ड वार अगेंस्ट हिम, जब ये अलायंस फोर्स मराठा, अंग्रेज और निजाम का हैदराबाद का जब एक साथ होकर इसके खिलाफ लड़ता है हैदराबाद का, तो हैदर अली जो है वो डिसाइड करता है कि हमें ब्रिटिशर्स को, हैदर अली एक निर्णय लेता है कि हमें ब्रिटिश आर्मी को, ब्रिटिशर्स को हराना है। तो यहीं पे लिखा हुआ है टू बीट द ब्रिटिशर्स मेकिंग पीस विद द मराठा। तो ये सोचता है कि मराठा के साथ और निजाम के साथ हम लोग एक शांति समझौता करें, मराठा के साथ पीस की बात करें और निजाम को कुछ टेरिटोरियल गेन, कुछ लोभ देकर, कुछ लालच देकर अपने पक्ष में करें, ताकि हम लोग टुगेदर विद द निजाम अटैक्ड अर्कोट, ताकि हम लोग अर्कोट जैसे अलग क्षेत्र पर भी जो ब्रिटिशर्स के कब्जे में है उसको भी अपने नियंत्रण में कर सके। यानी कि जो चाल ब्रिटिशर चल रहा था वो चाल अब मैसूर के हैदर अली के द्वारा चला गया। हिज सन टीपू सुल्तान बिसीज्ड मद्रास, उसका बेटा यानी कि जो टीपू सुल्तान है वो हैदर अली का बेटा होता है, और टीपू सुल्तान जो हैदर अली का बेटा है वो मद्रास को अब यानी कि वो मद्रास से जुड़ा हुआ एक क्षेत्र को की बातें कर रहा है। द फाइट कंटिन्यूड फॉर अ ईयर एंड अ हाफ एंड द ब्रिटिश सफर्ड हेवी लॉसेज। और ये जो लड़ाई है ये लगभग 1 साल, 1.5 साल, उससे ज्यादा या फिर कहें तो लगभग 1.5 साल के आसपास चला, जिसमें ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, अंग्रेज बहुत ज्यादा नुकसान में गए। द ब्रिटिश अपील्ड फॉर पीस, और फिर अंग्रेजों ने कहा कि अब चलो
हम लोग युद्ध खत्म करते हैं और शांति पर आते हैं, यानी कि पीस की बात करने लगा। अ ट्रीटी वाज साइंड इन 1769 इन मद्रास एंड बोथ द पार्टीज एग्री टू रिटर्न द एरियाज ओन बाय ईच अदर। और फिर एक संधि मद्रास में, इस फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार के बाद मद्रास में एक संधि साइन की जाती है वर्ष 1769 में, जहां पर यह हस्ताक्षर किया जाता है दोनों पक्ष के द्वारा कि दोनों पक्ष ने जो जो दूसरे पक्ष का क्षेत्र जीता है वो उसको एज इट इज वापस कर देंगे। हैदर अली extracted a promise from the British to come to his aid if he was attacked by the Marathas or a third party. हैदर अली extracted a promise from the British to came to his aid if he was attacked by the Marathas और थर्ड पार्टी। हैदर अली जो है वो ब्रिटिशर से एक और प्रॉमिस करवाता है कि अगर मराठा या फिर कोई और थर्ड पार्टी के द्वारा अगर अटैक होता है उस पर, तो वो उसका साथ देगा, यानी कि अंग्रेज उसका साथ देगा। इफ ही वाज अटैक्ड बाय द मराठाज और थर्ड पार्टी, अगर मराठा या थर्ड पार्टी अगर हैदर अली के मैसूर या हैदर अली पर आक्रमण करता है, तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स को यह प्रॉमिस करना होगा कि वो उसके पक्ष में रहेगा। द किंगडम ऑफ मैसूर गेन्ड लार्ज ट्रैक ऑफ लैंड टू द नॉर्थ आफ्टर दिस वार। और ये जो मैसूर का साम्राज्य था वो अपने उत्तरी क्षेत्र में बहुत ज्यादा जमीन का लाभ होता है, उसको बहुत ज्यादा जमीन पर उसका कब्जा हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है इस युद्ध के बाद। यानी कि जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार है उसमें हैदर अली की सेना यानी कि मैसूर की जीत होती है और अंग्रेज हार जाते हैं, जिस जीत के बाद हैदर अली का मैसूर जो है अपने प्रभाव को और ज्यादा आगे बढ़ाता है और नॉर्थ की क्षेत्र में और ज्यादा फैल जाता है। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड एंग्लो मैसूर वार की, जो कि 1779 से 1784 के बीच में हुआ था, यानी कि 1779 टू 1784 के दौरान होने वाले सेकेंड एंग्लो मैसूर वार की अब हम लोग बात करेंगे। इन 1771 ड्यूरिंग द वार अगेंस्ट द मराठाज, Hyder Ali tested the loyalty of British, but now Hyder Ali decided to take revenge against them. 1771 में ड्यूरिंग द वार अगेंस्ट मराठा, जब मराठाज के खिलाफ हैदर अली का लड़ाई हो रहा था, तो हैदर अली ने ब्रिटिशर्स के लॉयलिटी को यानी कि उसकी जो वफादारी है उसको इसने चेक करने का प्रयास किया, चेक किया। बट नाउ हैदर अली डिसाइडेड टू टेक रिवेंज अगेंस्ट देम, लेकिन उसके बाद इसको लगा कि हमें इससे बदला लेना होगा, रिवेंज लेना होगा। He got the opportunity when at global level the Anglo-French war started in 1778 and the British resolved to drive the French out of India. और इसको अंग्रेजों से बदला लेने का एक बहुत अच्छा मौका मिल जाता है उसी समय, यानी कि 1771 की यह बात है जब वो बदला लेने की बात सोचता है, और 1778 में उसको दिखता है कि ये फिर अंग्रेज और इंग्लैंड और फ्रांस वाले जो हैं अपने यूरोप में लड़ गए, और लड़ गए तो यहां पर इसको एक अच्छा मौका मिलता है कि अब मैं इसका फायदा उठाऊंगा, क्योंकि वहां पर ब्रिटिश रिजॉल्व टू ड्राइव द फ्रेंच आउट ऑफ इंडिया, क्योंकि वहां पर बात यह हो रही थी कि जो अंग्रेज थे वो फ्रेंच टेरिटरी को या फिर फ्रेंच शक्ति को भारत से बाहर करने की बात कर रहे थे। तो यहां पर हैदर अली को एक मौका मिलता है अंग्रेजों से बदला लेने का। They captured Mahe, a French port on the western coast in 1779, which due to its proximity to Mysore infuriated हैदर अली। ये जो अंग्रेज है ये एक फ्रेंच बंदरगाह यानी कि फ्रांस के नियंत्रण वाला एक बंदरगाह जिसका नाम माहे था, माहे है, वो माहे जो है जो वेस्टर्न कोस्ट में है उसको इसने यानी कि अंग्रेजों ने 1779 में अपने कब्जे में ले लिया, जिसके कारण से हैदर अली प्रभावित हुआ, क्योंकि ये जो माहे है ये मैसूर के बगल में है, क्योंकि माहे जो था वो फ्रेंच के कंट्रोल में था। लड़ाई होती है इन दोनों की यानी कि फ्रांस की और इंग्लैंड की अपने अपने देशों में यानी कि अपने यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, और असर यह पड़ता है कि माहे जैसा बंदरगाह जो है वो फ्रांस के नियंत्रण से अंग्रेजों के नियंत्रण में चला जाता है, कब्जे में ले लेता है, और चूंकि माहे जो है वो मैसूर के बगल में है, इसके कारण से हैदर अली को समस्या होती है, हैदर अली प्रभावित होता है। He attacked Carnatic and reached Kanjivaram only 45 miles from Madras unopposed। यहां पर क्या कह रहा है
ही अटैक्ड कार्नेटिक, ये जो हैदर अली है इसने कार्नेटिक क्षेत्र पर आक्रमण किया और कांजीवरम तक पहुंच गया, जो मद्रास से सिर्फ 45 मील की दूरी पर है, वहां पर ये पहुंच गया। The incapacity of the British soldier and officer resulted in the total destruction of the British force in September 1780। और ये जो इनकैपेसिटी असक्षमता थी अंग्रेज सैनिकों की और उनके अधिकारी की, ये इसका निष्कर्ष यह निकला, इसका रिजल्ट यह निकला कि टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिटिश फोर्स इन सितंबर 1780, वर्ष 1780 के सितंबर में जो पूरा ब्रिटिश फोर्स था, जो ब्रिटिश सैन्य शक्ति थी, वो डिजॉल्व हो गई, या फिर कहे तो वो खत्म हो गई, या फिर कहे तो वो डिस्ट्रक्ट हो गई, वो बर्बाद हो गई। इन 1789 टीपू सुल्तान अटैक्ड ट्रेवेनकोर एंड अलाई ऑफ द ब्रिटिश। 1789 में टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा ट्रेवेनकोर पर आक्रमण करता है, जो कि अंग्रेजों के लगभग नियंत्रण में रहता है। द ब्रिटिश forged a ट्रिपल अलायंस विद निजाम एंड मराठाज। अब फिर यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो है वो मराठाज के साथ और निजाम के साथ फिर एक अलायंस करता है, संधि करता है। द वार लास्टेड फॉर 2 years बट ब्रिटिश मेजर जनरल मेडोज कुड नॉट सप्रेस टीपू सुल्तान। और यह युद्ध एक तरफ अंग्रेज, मराठा और निजाम और एक तरफ टीपू सुल्तान, यह युद्ध जो है वो लगभग 2 साल चलता है, लेकिन टीपू सुल्तान यहां पर हारता नहीं है अंग्रेजों से। और उस समय का अंग्रेज मेजर जनरल जो है उसका नाम है मिडोज, वो हारता नहीं है। इन 1791 कॉर्नवालिस हिमसेल्फ टुक ओवर द कमांड ऑफ द ब्रिटिश ट्रूप। 1791 में, चूंकि ये बात जो थी इससे पहले की थी, 1789 की थी, 1791 में अब ये जो कॉर्नवालिस है यह मेडोज के जगह पर अपने आप को कमांडर या फिर कहे तो कमांड ऑफ ब्रिटिश ट्रूप, यानी कि ब्रिटिश ट्रूप जो ब्रिटिश शक्ति थी, जो ब्रिटिश सैन्य शक्ति थी, सैन्य बल था, उसका यह कमांडर बन जाता है, उसको अपने नियंत्रण में लेता है कॉर्नवालिस। ही कैप्चर्ड बैंगलोर एंड अप्रोच सेरिंगपट्टनम। यह जो है यानी कि कॉर्नवालिस जो है वो बैंगलोर को कब्जे में कर लेता है और पहुंच जाता है वो एक और शहर, एक और नगर सेरिंगपट्टनम तक। इन द बिगिनिंग टीपू सुल्तान डिफेंडेड हिज कैपिटल वेल एंड फॉर्म्ड कॉर्नवालिस टू रिट्रीट। शुरू में तो टीपू सुल्तान कॉर्नवालिस से अच्छे से लड़ता है, अपने राजधानी, अपने साम्राज्य को बचा लेता है, बट इन फरवरी 1792 द वार कल्मिनेटेड इन द रिसाउंडिंग डिफीट फॉर मैसूर। लेकिन 1792 आते आते यह युद्ध जो है टीपू सुल्तान के पक्ष से बाहर चला जाता है, या फिर बाहर जाता हुआ दिखता है, और यहां पर मैसूर की हार होती हुई दिखती है। टीपू वाज फोर्स्ड टू साइन द ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम इन मार्च 1791। और फिर हारने के बाद टीपू सुल्तान को वर्ष 1792 में एक ट्रीटी, एक संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ता है सेरिंगपट्टनम में। सेरिंगपट्टनम वही जगह है, वहीं पर यह ट्रीटी होती है, इसलिए ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम कहा जाता है। यहां पर टीपू सुल्तान से हस्ताक्षर किया जाता है, करवाया जाता है जबरदस्ती। दिस टाइम द ब्रिटिश डेडिकेटेड देयर टर्म्स, यहां पर डिक्टेटेड देयर टर्म, और इस समय जो अंग्रेज हैं वो अपने शर्तों को मनवाते हैं। टीपू सुल्तान हैड टू सरेंडर नियरली हाफ ऑफ मैसूर टेरिटरी टू द विक्टोरियस अलाइड द निजाम, ब्रिटिश एंड द मराठा। अब यहां पर टीपू सुल्तान जो है वो आत्मसमर्पण करता है और लगभग अपना मैसूर का आधा क्षेत्र जो है वो अंग्रेज, मराठाज और हैदराबाद को यानी कि निजाम को देना पड़ता है और देता है। एंड पे अ ह्यूज वार इंडेमनिटी व्हाइल हिज 2 सन्स वेयर टेकन होस्टेज। और यह इसको बहुत ज्यादा नुकसान सहन करना पड़ता है टीपू सुल्तान को। और यहीं पर यह भी बात आती है कि इसके दो बेटे को भी यहां पर बंधक बना लिया जाता है इस अंग्रेजों के द्वारा, यानी कि अंग्रेज, मराठा और निजाम के द्वारा। तो ये था जहां पर हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार में जो मैसूर पक्ष है वो विजयी होता है, लेकिन सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में जो है वो मैसूर पक्ष जो है वो हार जाता है, और जो ब्रिटिशर्स पक्ष जो है, जो दूसरा पक्ष जो है वो विजयी हो जाता है, जहां पर टीपू सुल्तान से ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम में अपने शर्त को मनवाते हुए अंग्रेज जो है वो
हस्ताक्षर करवाते हैं, और ये सारी चीजें होते हुए उसको अपना टेरिटरी भी देना पड़ता है। टेरिटरी के बहुत सारे भाग को भी, आधा से ज्यादा भाग को भी मराठाज को, निजाम को और अंग्रेजों को देना पड़ता है, और साथ ही साथ और भी बहुत सारा नुकसान होता है, जिसमें उसके 2 बेटे को भी बंधक बना लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड एंग्लो मैसूर वार के बाद जो इंपॉर्टेंट एंग्लो मैसूर वार है वो है फोर्थ मैसूर वार, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि लगभग 32 साल तक अलग अलग एंग्लो मैसूर वार हुआ था, जिसमें फर्स्ट सेकेंड इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग फोर्थ की बात करेंगे, और यह है पृष्ठ संख्या 19 पर, लेकिन इसकी बात हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। इस कक्षा को देते हैं यहीं पर विराम, मिलते हैं अगली कक्षा में। तो पृष्ठ संख्या 19 पर आने वाले फोर्थ मैसूर वार 1799 की बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इस कक्षा को देते हैं अब यहीं पे विराम।